बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां, उनको कम कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स टाइम टू टाइम हॉट होते हुए और हुकूमती स्ट्रैटेजीज क्या हैं, क्या तब्दील होना चाहिए और इसके ऊपर हम किस समत में जा रहे हैं, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। फिर आज का एक बड़ा टॉपिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तब्दीली भी है, जिनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है, जिनके खिलाफ PMLN ने सपोर्ट वापस ले ली है उनसे, अनवार साहब से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फाइनली एक सेगमेंट आई वुड लाइक टू डू ऑन स्मॉग। पंजाब के बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ का जो मेजर इशू एट दिस मोमेंट इन वीक्स, इन महीनों के अंदर बन जाता है जब विंटर्स आ रहे होते हैं, तो वो स्मॉग है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का गालिबन 800 प्लस गया हुआ है। हेजेडियस है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या किया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? बहुत नवाजिश। सर ये ज़रा KP से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अफरीदी साहब CM तो बन गए, लेकिन CM बनने के बाद अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो पा रही उनकी। रोज़ कहते हैं आज भी जा रहा हूँ, आज भी कोर्ट ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, मुलाकात ही नहीं हो पा रही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील साहब देखें, बात ये है कि ये एक इंतजामी मामला है, हुकूमत का अख्तियार है कि वो अख्तियार नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है जी कि वो की मुलाकात। हम पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, हमें पता है कि पार्लियामेंटेरियन का ये इस्तेहकाक होता है कि अगर वो जेल का इंस्पेक्शन भी करना चाहे तो कर सकता है, किसी से मिलना चाहे तो कर सकता है। और इससे पहले ये तमाम लीडरान जो जेलों में रहे हैं, मतलब अव्वल तो अब जितनी देर जरदारी साहब रहे हैं तो वो तो जेल तो एक मेहमान खाना होती थी, बल्कि जेल अस्पताल में शिफ्ट हो जाया करती थी। बहन ही जब मियाँ साहब थे वहां पे, जी तो बीसियों लोग जाके मिलते थे, पार्टी की मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन इस वक्त जो सलूक ये कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत नहीं कर रही, वो मतलब वो एक खौफ में मुब्तला है। वो खौफ अवाम का है या किसी और का है, या उन्होंने अवाम से पूछना है या किसी और से पूछना है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। वरना चीफ मिनिस्टर जाके अगर मिल लेगा तो उससे हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? नेक नामी होगा ना कि जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने एक एक हक था जो कि अदा कर दिया। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी वजह से एक खौफजदा हुकूमत का तासुर जो है वो बढ़ा है। सर, आप कह रहे हैं और एक खौफजदा हुकूमत है, वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, 2 के गैर जमाती करवाने जा रहे हैं। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो वो करा रहे हैं, वो इंतखाबात के नाम पे एक जिल्लत और रुसवाई है जो कि वो कमाएंगे भी और वो दुनिया को दिखाएंगे भी। इस वक्त भी देखें, हुकूमत तो बन गई भी है, लेकिन आप फॉर्म 45 और 47 के दरमियान जो फासला है वो तय करते करते आपने अपनी इज्जत भी खो दी। अब इसी तरीके से अगर आप ये वाले बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे जो कि ऐसे लगता है कि जैसे मतलब वो मखमल में टाट का पेबंद लगाएंगे आप जमहूरियत के अंदर, जो है वो आप एक गैर जमहूरी पैच लगाएंगे और उसके जरिए आप बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। मतलब यह है कि आप ना बल्दियात में इंटरेस्टेड हैं, ना आवाम की एम्पावरमेंट में इंटरेस्टेड हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो एक ऐसे ड्रामे में इंटरेस्टेड हैं जिसमें से कुछ भी आवाम तक ना जाए, और अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। अगर आवाम तक कुछ नहीं जाएगा तो इनको मिलेगा भी कुछ नहीं आवाम से, बस यही इनका प्रॉब्लम है। सर, कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे मेहमान थे शो में। कल भी उन्होंने हमारे शो में भी इस चीज़ का एतराफ़ भी किया और इसको बरमला ऑफ़र भी किया कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बनी गाला शिफ्ट करने के लिए कोई दरख्वास्त देती है तो हम उसको सीरियसली कंसीडर करेंगे। सर, ये हुकूमत की जानिब से टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश है, सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, ये एक बचगाना स्टेटमेंट है। हम्म देखिए, अगर हुकूमत अभी तक आप हम तो मतलब बचपन से देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लीडरों को जब गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें किसी रेस्ट हाउस में रखा जाता था, उनके घरों को सब जेल बना दिया जाता था। इस किस्म की बहुत सी एक्टिविटीज थी जो किसी दरखास्त पे नहीं होती थी, बल्कि जरूरत पर होती थी। अगर हुकूमत महसूस करती है कि जी उन्हें बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये हुकूमत का अख्तियार है
कि वो उधर उसको सब जेल डिक्लेयर कर दे। दरखास्तें लेने का ये क्या एक शर्मिंदगी लगती है मुझे तो। ऐसे लगता है कि जैसे कोई नाबालिग बच्चों की हुकूमत आ गई है जो कि ऐसी बचगाना स्टेटमेंट देते हैं जिनकी वजह से शर्म महसूस होती है कि ये हमारे हुक्मरान हैं जो कि इस किस्म के बयानती दरखास्त दे दें तो फिर हम सोच लेंगे। भाई आपने अगर सोचना है तो सोच लें, नहीं सोचना तो ना सोचें, कौन सर आपसे मिन्नत कर। सर डोंट यू और थिंक सो ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन आ जाती है, 4-5 वज़रा टेलीविजन के ऊपर आए और आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देखें जी इमरान खान ने एनओरो मांग लिया हुकूमत से। यार ये तो मतलब देखे ना, एक एनआरओ मांग लिया। और अभी तक आप ये देखें कि जो जबान वुज़रा इस्तेमाल करते हैं, इवन जो डिप्लोमेसी में जबान इस्तेमाल हो रही है, जो अफगानिस्तान के रेफरेंस से जो जबान अख्तियार हो रही है, और दूसरी भी जो जितने भी चीजें हैं उनके अंदर जो जबान इस वक्त वो कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं हुक्मरान हुकूमत के वुज़रा और बाकी चीजें, वो तो मतलब डिप्लोमेसी क्या, वो तो मतलब सियासी सियासी तारीख के लिए भी एक शर्मिंदगी है। हमें मतलब हमें डेफिनेटली हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इस किस्म की हरकतों और इस किस्म की जबान के साथ जो इस वक्त हुकूमती वुज़रा इस्तेमाल करते हैं। और क्या उसमें से निकलता क्या है? निकलता ये है कि वो इमरान खान कैद में है और उसकी पॉपुलैरिटी आज़ाद है। हुकूमत हुक्मरानी में है और हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है वो गटर में है। सर इसी दरखास्त का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो ये अफगानिस्तान वाला इशू, सिंस यू ब्रॉट इट अप, तो इमरान खान साहब ने तो खुद से भी कहा ना कि मुझे अगर पैरोल पे रिहा करते हैं तो मैं ये अफगानिस्तान वाले मामले में अपना किरदार अदा करना चाहूंगा। सर व्हाट वाज दैट एनआरओ? वो क्या था? कोई दरखास्त थी? वो क्या था? वो तो अब मैं देखे मेरे से आप पूछे ना, जी मैं भी ये बात करूंगा। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा सारी जिंदगी जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में गुजरी है। और मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ कि जो इस वक्त हैंडलिंग हो रही है, और यही आज जो है आप अफगानिस्तान के साथ वो इस किस्म की जबान, क्या आपने मुज़ाकरात किए? कौन से मुज़ाकरात के जरिए दहशतगर्दी बंद हो सकती है? हाँ, जंगबंदी हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी बंद करने के लिए तो आपको अपने एंड पे इक़दाम उठाने पड़ेंगे। और जो आपने दूसरे मुल्क के ऊपर जो उसकी प्रेशराइज करना होता है, उसके लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है। ऐसी बातें बयानों के जरिए थोड़ा कर रही लेकिन होती दुरानी हैं। साहब, जो कतर से लास्ट जो पहली मुलाकात हुई थी ख्वाजा साहब की और वहाँ से तालिबान लीडरशिप की जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें सर एक जुमला आपको भी याद होगा कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करेगा हम उसको सपोर्ट नहीं करते। सो वो दैट वाज एडमिशन ना कि वहीं से अफगानिस्तान की ज़मीन तो इस्तेमाल हो रही ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। तो वो फिर रुक गई। सर उसी पे काम करना पड़ेगा। यस आई सेकंड यू ऑन दैट। देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारा पूरा प्रेशर होना चाहिए कि आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए हमारे यस खिलाफ, यस और हमें इस पे इंसिस्ट। लेकिन बात ये है कि ये तो एग्जीक्यूशन की चीजें हैं, ये बयानात से होगा नहीं। आपने अभी जब आपने कतर में टॉक्स की हैं, टॉक्स करके आप जब बयान आया तो उसमें आपकी जो बॉर्डर था वो ड्यूरेंट लाइन में कन्वर्ट हो चुका था। मतलब ये तो देखिए, आप इस मामले में हमें अफगानिस्तान के साथ, हाँ, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, वो जंगबंदी होनी चाहिए, वो हमारी जरूरत है। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, दहशतगर्दी से हम खुद भी लड़ सकते हैं। आपने अगर अफगानिस्तान का क्या है, इंडियन पैसा जो है वो वहां से पंप हो रहा है और वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की शक्ल में आ रहा है और हम उसका निशाना बन रहे हैं। अब इस सब चीज को डील क्या बयानात से किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए तो ताकत का इस्तेमाल चाहिए होता है ऑपरेशन और सर, आर जबान। यू सजेस्टिंग ऑपरेशन? नो, जी मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूं ऑपरेशन। सबसे पहली चीज ये है कि आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं, पूरे पाकिस्तान हाउ को सो सर, सेफ। दैट इज द क्वेश्चन। कैसे? मतलब ऑपरेशन ही ये ऑप्शन है ना? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहली जरूरत यह है कि आप पूरे पाकिस्तान को सेफ सिटी में बदलें। आज तक पाकिस्तान के एक शहर को आपने सेफ सिटी नहीं बनाया। कोई करे ना जाके सऊदी अरब में दहशतगर्दी, करे ना अबू धाबी में दहशतगर्दी, करे ना इंग्लैंड में दहशतगर्दी, क्या होता है? 1 मिनट के अंदर 50 फोटो उतर जाती है उस सर बंदे की रिसोर्सेज जो नहीं वहां। है हमारे पास, पैसे नहीं है उतने सर। पैसे क्यों नहीं है? हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। अब अपनी एक एक जान जो हम दे रहे हैं इस रास्ते में, वो सारी चीजों से कीमती है जो अग्रीड। कि हम अपनी
हमने जंगों से ज्यादा अपनी जानें जो है दहशतगर्दी के मुकाबले में दी है। इससे बड़ी कौन सी प्रायोरिटी है? बेचे इनकी जायदादें जो मुल्क से बाहर हैं और लगा के पाकिस्तान। आज अगर 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी को दिया जाए कि जनाब आप पूरे मुल्क को सेफ सिटी बनाएं, वो बना के भी दे देंगे, हुक्मरानों के हवाले करेंगे तो ये कमीशन खा के फारिग हो जाएंगे। 1990 अर्ली 90s में ऑफर किया था जापान ने कि हम कराची को सेफ सिटी बनाते हैं। हमारे हुक्मरानों ने कहा था खानों की देवोगे। मतलब ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके पे दहशतगर्दी और चोरी को रोकने का कोई निजाम मुरतब हो। जब वो निजाम मुरतब होता ही नहीं लगते, हम खुद इनसिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं करते। दहशतगर्दी को बंद कराने का तरीका, एक तो ये तरीका है कि हम अपने हाउस को सिक्योर करें। दूसरा तरीका ये है कि बहुत स्ट्रेट मैसेज दें, लेकिन वो ट्रैक 2 से दें, जबानी ना दें, उससे उनके हौसले बढ़ते हैं। जब आप बयान सर, आप मौलाना साहब से बड़ा राब्ते में रहते हैं, फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें भी आपकी रहती हैं। मौलाना सर, पहले तो ये बताइए मुझे कि नाराज क्यों हैं आजकल? बहुत नाराज दिखाई देते हैं। देखिए, मौलाना तो नाराज पता नहीं हुकूमत से होंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा नाराज था, लेकिन बड़े हैं, हम नाराज तो नहीं हो सकते उनसे। मैं तो 26वीं तरमीम पे उनसे नाराज था। तो सर, बाज़गश तो 27वीं तरमीम की भी है। देखिए जी, अल्लाह करे। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, 26वीं हो या 27वीं हो, ऐसी तरमीम जो होती हैं ना वो चलती हैं ना रहती हैं। ये आप मेरा नोट कर लें। ये तरमीम नहीं है, ये तौहीन आइन है। जितनी मर्जी तौहीन कर ले आइन की, आइन ने तो रहना है और आइन रहेगा। जो तौहीन करने वाले हैं वो पशेमान होंगे। सर, क्या आप तो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तरमीम अंडू होंगी इन डेज टू कम? यस, डेफिनेटली। देखें जी, ऐसी कौन, आप देखें जितनी सब पाकिस्तान के आइन में ज्यादा तरमीम जो है वो मार्शल लॉ के द्वारा में हुई है। ठीक है ना जी। और एक तरमीम आई 18वीं, सारी खत्म हो गई। बैन ये आप जितनी मर्जी आप 228 तरमीमें कर लें, एक वक्त आएगा जब जरा सा आप डेमोक्रेटिक होल्ड ऑफ द नेशन बढ़ेगा, ये सब तरमीम उड़ जाएंगी। ये तो मतलब इंटरेस्ट स्पेसिफिक। इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम क्या है कि जी अदलिया को जो है इंतजामिया के तहत कर दो। 40-50 साल हमने लड़के जो है इंतजामिया और अदलिया को लैदा करवाया, थोड़ा थोड़ा करके हमने जुडिशरी को एम्पावर किया। आपने एक तरमीम के जरिए जो है सब कुछ जो है वो जुडिशरी का पूरा निजाम जो है इंतजामिया के अंडर कर दिया। बहाना आपने औरों को दिखाया कि जी वो हम उनके लिए करें, उनका तो आखिरी वक्त तक मसला हल नहीं हुआ और आपने अपना उल्लू जो है। दुरानी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब बिटवीन द लाइन सब कुछ कह गए कि जिनका मसला था वो मसला भी हल नहीं हुआ, आप दिखाते हैं में वो रहे और तरमीम हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सियासी सूरत हाल को। 2021 से कोई 3 वज़ीर आज़म बदले जा चुके, शायद अब चौथे की आमद है और इंतखाबात में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं, चंद महीने का वक्त बचा है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया जनाब शाह गुलाम कादिर साहब ने, सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हुआ, चलती हुई हुकूमत से एकदम आप लोग पीछे हट गए? हम तो कोई साल 1.5 साल पहले से कोशिश कर रहे थे कि हमारी जान छूट जाए इस हुकूमत से। इसलिए कि जिस वक्त ये हुकूमत बनी थी, देखें आज़ाद कश्मीर में 2021 में PTI को मुसल्लत किया गया। तो पहले उनके वज़ीर आज़म बने, उन्होंने खुद बनाए, हमने नहीं बनाए, ना हमने वोट दिया। वो उन्होंने बनाए क़य्यूम नियाज़ी साहब को। कोई 10 महीने 9 महीने के बाद उन्होंने उसको हटाया, तो सरदार तनवीर इलियास साहब को ले आए। और उसके बाद 10-11 महीने के बाद वो भी अदालत से नाअहल करार पाए, तो अनवारुल हक साहब आ गए, ये भी उस वक्त स्पीकर थे, और इन्होंने आके हुकूमत बनाई। तो जब ये तय हमने वोट दे दिया कि चलें, क्योंकि वो पहली दफ़ा इस तीसरी हुकूमत में आपने वोट किया, 2021 बाद थर्ड। हमने इसलिए ये सोचकर वोट किया कि चले 3 पार्टियों की हुकूमत होगी और लोग मिलजुल के आज़ाद कश्मीर का, चूँकि पहला 2 साल जो था वो ज़ाया हो गए थे, कोई काम ग्राउंड पे नहीं था, सिवाय नारेबाजी का कुछ नहीं था। तो तवक्को इनसे थी, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि पार्टियों की हुकूमत होगी, बाद में ये कहने लगे कि नहीं, ये MLAs की हुकूमत है। ओके।
तो जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात हो गई, हर पार्टी के लिए, कि हम आज़ाद कश्मीर में 33 हल्के हैं, इंतखाबी हल्के हैं, उनमें से 4 सीटें हमारी थी आज़ाद कश्मीर से, हम जीते थे, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। तो 29 हल्कों में हम अपोजिशन में थे। तो हमारे कारकुन कहते थे कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं क्यों? नंबर ही पूरा नहीं है आपके पास, तो नंबर नहीं है, और आप इत्तेहादी है ना आप तो। आप तो नहीं, मैंने एक होती है ना इत्तेहादी हुकूमत के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जब आप वोट कर देंगे तो आप इत्तेहादी हैं। वही मैं कह रहा हूँ आज ना, पीपल्स पार्टी मरकज में पाकिस्तान के अंदर इत्तेहादी है। कोई इसमें शक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो मशावरत होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें तमाम फरीकैन ऑन बोर्ड होते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में MLAs तो ऑन बोर्ड हुए, आपकी जमात के भी? जी जी, हमारी जमात के भी। तो इसका मतलब है कि आपके MLAs भी आपके कंट्रोल में नहीं थे? नहीं, 4 नहीं, ऐसा नहीं है, 4 MLAs आज़ाद कश्मीर से थे। लेकिन है कि 29 हल्कों में तो हमारे कारकुनों के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, इसलिए कि वहाँ दूसरे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें, उनके 23 हल्कों में MLAs नहीं थे, तो वहाँ पे चूँकि PTI या फॉरवर्ड ब्लॉक वाले थे, तो इसलिए एक ऐसी फिज़ा कायम हो गई कि जिसमें पता ये लगा कि अपोजिशन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ओके। जो पीपल्स पार्टी, जो PTI बची थी, हाँ। कयूम नियाज़ी साहब, ख्वाजा फारूक साहब, ये बैठ गए अपोजिशन में, लेकिन जिस किरदार की उनसे तवक्को की जा रही वो थी नहीं कर सके। वो तवक्को अपोजिशन के आज का नंबर जो है शाह साहब वो है 17 पीपल्स पार्टी के पास MLAs, 9 आप लोगों के पास। जी जी। इन केस के आप पीपल्स पार्टी को वोट भी कर देते हैं, हुकूमत तो नहीं बनती इस तरह? नहीं, पहली बात तो ये कि हम वोट नहीं कर रहे हैं उनको, नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने तय किया, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हमने तय किया कि ये जो एक नाकाम तजुर्बा हो चुका है, दोबारा ऐसा तजुर्बा हम नहीं करेंगे। ओके। तो अपोजिशन में बैठेंगे हम अभी तक अमल दरामद तो नहीं हुआ इस फैसले पे? वैसे नहीं, अमल दरामद तो अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन अमल दरामद तो उसी वक्त होगा कि जिस वक्त इजलास आ जाएगा, तो उसमें अमल दरामद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के पास 17 हैं, तो साथ साथ जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं बैसिर सुल्तान, उनका एक ग्रुप है फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर, वो 6 लोग हैं उनके साथ। 23, 17, 6, 23, तो 4-5 और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं जो नाम पता है कोई? अब मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन नाम तो आपको सियासत करते हैं वहाँ पे, तो नाम तो पता है कोई कौन कौन? हमें तो काफ़ी अरसा हुआ है सियासत करते, नाम तो सबको ही पता है। फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन कौन आएगा? बाकी तो नहीं, अब्दुल माजिद खान साहब हैं, वो आ जाएंगे? लगता था उनके साथ एक ग्रुप है। 17, 6, 23 और ये 24 हो गए। ये उनके साथ 4 फिर भी चाहिए होंगे। वो हैं, वो 5-6 लोग हैं, अच्छा। वो भी 5-6, तो इसलिए उनको कंफर्टेबली वो हुकूमत बना सकते। हम तो उनके लिए हर्डल क्रिएट नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक आप अगली बारी का वेट करेंगे ना कि इलेक्शन हम इलेक्शन हम जाना चाहते हैं इलेक्शन में। ठीक है। इसलिए कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी, इसलिए कि इन बिटवीन इस सारे सूरत हाल में अवामी एक्शन कमेटी भी आ गई, ताजिर भी आ गए, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी और इसको टैकल नहीं कर सकी। ओके। जिसको टैकल करने का जो तरीका इवेंचुअली मुज़ाकरात हुए थे ना वो। ना, मुज़ाकरात तो ये पहले भी हो सकते थे ना। हाँ ठीक बात। महीना पहले भी हो सकते थे, 2 महीने पहले भी हो सकते थे, उन्हें कोई सो आपका हुकूमत से पीछे हट जाने का एक वजह वो एहतजाज भी बनी। जो देखें ना, आज़ाद कश्मीर में हम किसी सूरत में अफरा तफरी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारी सारी जो तरबियत है वो नज़रियाती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये 4-5 नाम है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, चौधरी यासीन साहब हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं और राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं। क्या लगता है इनमें से कौन बनेगा? जो उसूल है उसके तहत तो इससे पहले भी जो पीपल्स पार्टी में होता रहा है जी, वो पार्टी के प्रेसिडेंट ही, जो लोकल प्रेसिडेंट होते हैं वही बनते हैं। अब ये उनका फैसला है कि वो लेकिन वैसे कौन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, या कह लीजिए कि बिलावल साहब से, जरदारी साहब से कौन ज़्यादा? ये राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब कौन? ये इस हुकूमत में सीनियर वो आपने वज़ीर बल्दियात हैं जी, अनवारुल हक साहब की हुकूमत में। इनके वालिद जो थे राजा मुमताज़ राठौर साहब, जी, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे। ठीक है। फिर उन्हें पीपल्स पार्टी असम्बली तोड़ दी थी ठीक है। 90 में, तो फिर 91 में फिर इलेक्शन हो गए थे। तो ये भी हैं सरदार याकूब साहब, ये साबिक वज़ीर आज़म है,
और वो हमने बनाए थे, फिर वो चले गए पीपल्स पार्टी में, तो पीपल्स पार्टी ने उनको वो बना सीनियर दिया, नायब सदर। नहीं सदर बना दिया उनको। आज़ाद कश्मीर का 5 साल वो सदर रहे। तो इस तरह ये सारे अपने अपनी जगह क्वालिफाई करते हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, लेट्स से हाफजाबाद, गुजरांवाला, उधर भी एक आपकी सीट है हमारे कश्मीरी भाइयों की, वहाँ पे पोलिंग का मुझे याद है एक प्रोसेस कोई मेरे नज़र से गुजरा चंद साल पहले, चंद 100 या चंद हज़ार के ऊपर एक एमएलए इलेक्ट हो जाता। देखें, इसमें 2 बातें। जी पहली बात तो यह है कि जो जम्मू की सीट है, जी जो कराची से शुरू होती है वो झंग में आके ख़त्म होती है। ठीक है ठीक है, वो दूसरी सीट नारोवाल पूरी है, ठीक है तीसरी सीट शकरगढ़ पूरी है। ठीक है तो इस तरीके से कहीं पे मैंने 93,000 नारोवाल की सीट पे 93,000 वोट है। ओके ठीक है, तो और पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन जो जहाँ जिधर ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा वोट है, जिधर कम है वहाँ पे कम वोट है। थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank you शुक्रिया। जी, नाजरीन, जनाब शाह गुलाम कादिर साहब में मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैली हुई स्मॉग की। एंड आई एम श्योर के जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं शायद वो इतने वाकिफ़ नहीं होंगे जो मौजूदा हालात हैं लाहौर के। आज भी अगर आप किसी दोस्त कज़न को फ़ोन करेंगे तो आपको वो एक ही चीज़ बताएंगे कि यार हम सांस लेने के लिए भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो मिनिमम मूवमेंट है कि जितना हो सके इंडोर्स रहा जाए, घर के अंदर एयर प्योरीफायर यूज़ किए जा रहे हैं। समझ नहीं आती कि वो शहर जो जो बहुत ग्रीन हुआ करता था, लाहौर इन 10-15 साल पहले चले जाएं तो बहुत ग्रीन हुआ करता था, एट वंस हालातों वाक़यात इतने ख़राब हो गए हैं, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। दो कि बुज़दार साहब की गवर्नमेंट से लेके आज मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट तक की बात कर लें तो हम देखते रहे कि स्ट्रगल अपनी अपनी करते रहे लोग इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ज़रा बिल्ड करते हैं आज के इस सेगमेंट को कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसका एंड सोल्यूशन है क्या गवर्नमेंट के पास और आपके और मेरे पास। हमें ज्वाइन किए डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ने, माहिर माहौलियात है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपको कोई 8-10 साल पीछे लेके जाना चाहूँगा, सिंस मैं खुद लाहौर का रेजिडेंट हूँ, दो आई मीन इस्लामाबाद दीज डेज, लेकिन मैं लाहौर का रेजिडेंट हूँ। लाहौर में ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं कि 10 एक साल पहले से स्टार्ट हुआ स्मॉग का। इसकी रीजंस क्या थी, क्या हुआ कि एट वंस के इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गई? जी देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले लाहौर में या बाकी मैदानी इलाकों में धुंध हुआ करती थी, जी और वो इतनी होती है कि ये मैदानी इलाकों में, ये एयर शेड है पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब मौसम हल्का ठंडा होना शुरू होता है तो जो ठंडी हवा की लेयर है वो गर्म हवा की लेयर के नीचे ट्रैप हो जाती है और वो अपने अंदर पॉल्यूटेंट्स को होल्ड करती है। तो पॉल्यूटेंट्स पहले तो इतने नहीं थे, पहले डस्ट पार्टिकल ही होते थे, तो वो इस वजह से धुंध का जो है वो मौसम छाया रहता था। लेकिन अभी कुछ सालों से जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई है हमारी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एमिशंस और इसके साथ पुरानी गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा जो ग्रीन बफर जोन्स को मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसके साथ साथ जंगलात पुराने उखाड़ दिए गए, फिर आपका ये जो फसलों का फुजला जलाना बहुत कॉमन हो गया। ये पिछले कुछ सालों में ही कॉमन हुआ है, पहले कहाँ इतना ज्यादा जलाया जाता था। उसके अलावा फिर आपका एक और जो बड़ा मसला है वो ये कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर वो वाला वेस्ट भी रोड्स पे फैलता है, वो डस्ट भी एक्यूमुलेट होती है, तो इस मौसम में वो भी कंट्रीब्यूट करता है। फिर आपके जब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, यानी हर घर में 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो सड़कों पे निकल रही हैं, फिर पुरानी पुरानी गाड़ियां जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। देखें, ये पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उससे पहले बहुत ज्यादा ये नॉक्स पोल्यूशन कहते हैं हम इसको, नाइट्रस ऑक्साइड जो पुरानी गाड़ियों के धुएं से निकलती है, ये नासा ने भी रिपोर्ट किया हुआ है सैटेलाइट से। फिर इसके अलावा आपके ये जो एयर शेड होने की वजह से आपके ट्रांस बाउंड्री इशू है, बॉर्डर की उस तरफ से इधर पोल्यूशन आती है, यहाँ से वहां जाती है, तो ये दोनों तरफ जो है ये इशू बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ये पिछले कुछ सालों में मसला बढ़ गया, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ी है वैसे वैसे ये इशू भी जो है डॉक्टर साहब, आपने 3-4 चीजें मेंशन की हैं। गाड़ियों का धुआं एक पोल्यूशन का मेन सोर्स है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री मेन सोर्स है, और उसके बाद जिस तरह कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होती भी सोर्सेज हैं। इस पे कोई नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं कि गाड़ियां कितना ऐड कर रही हैं इस पोल्यूशन में, इंडस्ट्री क्या ऐड करती है, कंस्ट्रक्शन क्या ऐड करती है, कोई परसेंटेज पे है हमारे पास ब्रेकडाउन इसका? जी परसेंटेज बिल्कुल है। मैं एग्जैक्ट
तो आपको नंबर्स बता नहीं सकती, इस पे रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर की है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है पुरानी गाड़ियों के धुएं से, नॉक्स पोल्यूशन, ये मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ओके। उसके बाद आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिसमें आपकी जो स्टील री रोलिंग वाली जो इंडस्ट्री है जो शहर के अंदर मौजूद है, खासतौर पे लाहौर में, यप। उधर से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। ये आपका सेकंड सोर्स आ जाता है। फिर इसमें आपका थर्ड सोर्स पे आता है आपका ये क्या कहते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और वेस्ट बर्निंग होती है, हम्म। वेस्ट बर्निंग की वजह से भी आपके कंट्रीब्यूशन होती है पोल्यूटेंट्स की। हम्म। उसके बाद आपका आ जाता है ये जो रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग या फसलों का फुजला जो जलाया जाता है, जी। ये आ जाता है। और आखिरी फैक्टर होता है आपका ट्रांस बाउंड्री एयर शेड या वेस्टर्लीज हवाओं की वजह से जो पोल्यूशन बॉर्डर के उस पार से यहाँ आती है, ये लास्ट फैक्टर है। तो छोटी मोटी एक्टिविटीज मजीद भी इसमें शामिल करती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ये कंट्रीब्यूटर्स आपने बड़ा अच्छा एक नुक्ता उठाया, जो क्रॉस बॉर्डर एयर क्रॉस करती है बॉर्डर और वो पोल्यूशन आ रही है। हमें कुछ टाइम तक ये बताया जाता रहा कि ये पोल्यूशन की मेन कॉज ही ये है कि हिंदुस्तान से हवाएं इस तरफ चलती हैं और वहां पर वो जो फुजला जला रहे होते हैं हमारे जिम्मेदार भाई उस बॉर्डर के पार, तो वो दैट इज द मेन रीजन कि लाहौर की एयर और बाकी जो हमारे इलाके हैं लाहौर के इतराफ जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड है। सो आपने तो आखिर में ये इसको गिना, लास्ट लेडर में लास्ट पे गिना कि सबसे कम पोल्यूशन की रीजन शायद वो है, अकॉर्डिंग टू यू। देखें, एज पर एक आई थिंक किसी की कोई रिपोर्ट थी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उस पे इसको 20 to 30% कहा जाता है कि ये ओके। 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बाकी मेजर कंट्रीब्यूटर्स यानी 70 to 80% आपका ये है नॉक्स एमिशन जो आपके पुरानी गाड़ियों के धुएं से आ रही है। तो आप उसको देखें कि ये क्रॉस बॉर्डर बिल्कुल रीजन है, लेकिन मेजर रीजन नहीं है ये। इस पे जरूरी आपकी क्रॉस बॉर्डर एयर डिप्लोमेसी, लेकिन उससे पहले आपके लोकलाइज फैक्टर्स जो है उनको कर्टेल करना ज्यादा जरूरी है। अब जो मुझे आपकी डॉक्टर साहब बात से समझ आई ना, जो मुझे आपकी बात से समझ आई, अगर 70% पोल्यूशन हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं समहाउ, गाड़ियां या बाकी जो फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट उस पर आज नहीं कल थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन फिर तो कंट्रोल सकता है। इट्स नॉट कि इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल दिस फैक्टर्स, फिर तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है और इन डेज टू कम कंट्रोल भी, मतलब बिल्कुल स्मॉग का फैक्टर जो है इसको किल किया जा सकता है इन डेज टू कम। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो कंट्रोल नहीं। देखें, आप दुनिया की बाकी ममालिक की मिसालें ले लें। चाइना में, बीजिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिकते थे क्योंकि इतना मसला था एयर पोल्यूशन का, उन्होंने कंट्रोल कर ली। यूरोपियन ममालिक में ये मसला था, उन्होंने कंट्रोल कर ली। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक चीज हमें ये देखनी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये मसला पिछले 10-12 सालों में बहुत शदीद हुआ है। अभी पिछले 2 सालों से जो है, ऑल्दो हमारी स्मॉग पॉलिसी 2016 से बनी हुई है, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट नहीं थी। पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने इस पे एक्टिवली सोचना शुरू किया और काम शुरू किया, खास तौर पे व्हीकुलर एमिशन टेस्टिंग। हाँ, उस फिर आपका यूरो स्टैंडर्ड्स जो है उसके मुताबिक आपका फ्यूल होना चाहिए, उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और मेरे ख्याल से एक काम जो गवर्नमेंट मजीद कर सकती है, जिसपे मेरे ख्याल से काम शुरू हो भी चुका है, वो है आपका अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो ऐसा सिस्टम होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि हर घर से गाड़ी निकालने के बजाय लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात। प्रायोरिटाइज करें। साइकिलिंग लेन्स होनी चाहिए ताकि ये एमिशन गाड़ियों के धुएं से आपके कंट्रोल हो। तो बिल्कुल ये कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इजी जस्ट है फॉर ये माय ओन सब। कंजम्पशन, मेरी अपने नॉलेज के लिए, जो ईवीज का आजकल बहुत शोर मचा हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ऑब्वियसली इससे भी एमिशंस बहुत कम होंगी, इससे भी ये हेल्प मिल सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है अगर ईवीज पे हम उस तरह से आ जाए। हमारी पॉलिसी ऑल्दो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन एटलीस्ट इस पे काम हो रहा है। तो आपकी ये जो पोल्यूशन है, ये इसका मैक्स 50% मसला हल हो जाता है अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन क्लीन हो जाती है। तो बिल्कुल ईवीज कैन बी अ मेजर फैक्टर कि वो आपकी आबो हवा को साफ रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस भी बहुत जरूरी है। आपके ग्रीन बेल्ट, आपके बफर जोन्स, आपके इंडोर प्लांट्स जो आपकी, लेकिन लाहौर का मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो पोल्यूशन आपके घरों में भी दाखिल हो चुकी हुई है। तो आप अपने घरों में एयर को साफ प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? प्योरीफायर्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वहां इंडोर प्लांट्स और ऐसी चीजों प्रमोट की जाए जो कि इंसानी सेहत को जो है वो प्रायोरिटाइज करें और उसके लिए फायदेमंद साबित हो। डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं जरा ये एंटी स्मोक गन्स जो लाहौर में काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारे विजुअल्स मैंने देखे हैं उसके। आज ही के शो से पहले मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था, तो वो कुछ मुतजाद सी ज़्यादा उसके ऊपर रिपोर्ट है, कोई ऐसा कॉन्क्रीट मुझे नहीं चीज़ मिली। उस पर कहा यह जाता है कि वो टेम्परेरीली वक्ती तौर के ऊपर कोई आधे पौने घंटे के लिए जहाँ जहाँ पर एंटी स्मोक गन आप यूज़ करेंगे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगा, उसके आधे पौने घंटे के बाद फिर वो नॉर्मल या जो भी उसकी था नंबर था उस पर वापस चला जाएगा। ये किस हद तक हमारी मदद कर सकती है ये जो एंटी स्मोक गन्स हैं?
देखिए, इसको आप कंपैरिजन करें पिछले सालों में, जब स्मॉग का मसला इतना बढ़ जाता है, जैसे 4 डिजिट्स पे आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स चली जाती है, या अभी भी अगर 800 क्रॉस कर गई तो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। जी तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो मसनूई बारिश या क्लाउड सीडिंग पे जाती थी, जो कि एक बहुत महंगा मंसूबा है। उससे बचने के लिए अगर ये एंटी स्मॉग कैनन्स या गन्स को यूज किया जाता है तो वक्ती तौर पे ये आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म मैयर है ये। जी हाँ, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि अवाम को फौरी तौर पे रिलीफ कैसे दिया जाए, तो इसलिए ये कैनन्स आए हैं। हाँ, मजीद ये वाटर गन्स को नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म मेजर्स पे जाएं। हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन हर मेजर को हमें बहुत क्रिटिकली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अवाम को हेल्थ रिलीफ इज द प्रायोरिटी फॉर एवरी गवर्नमेंट। तो बिल्कुल ये चाइना में भी इस्तेमाल हुआ, इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे इसका बेनिफिट होता है कि स्मॉग थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि जो है वो मसनूई बारिश वाला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत महंगा है, लेकिन मैं अभी आज ही देख रहा था वेदर फोरकास्ट, अगले कई दिनों में बारिश लाहौर में या इस्लामाबाद में भी इवन नज़र नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट। बाकी अल्लाह के काम है। तो उसका कोई सोल्यूशन मसनूई बारिश के अलावा क्या है पाकिस्तान के अंदर? और देखिए, उसका मसनूई बारिश के अलावा यही वक्ती सोल्यूशन तो यही है जो गवर्नमेंट कर रही है, एंटी स्मॉग गन्स। जो बारिश ने काम करना है वो आपका ये मिस्ट करेगी वक्ती तौर पे, और मसनूई बारिश भी कोई आपका 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपके वो काम कर जाए। वो इसलिए होती है कि फौरी तौर पे ये स्मॉग को कम कैसे, अभी तो देखिए स्मॉग आ गई है, हालांकि इस साल फ्लड्स थे, और फ्लड्स के बाद मैंने बोला था कि स्मॉग ज्यादा आएगी और जल्दी आएगी, और वो क्योंकि जो नमी का फैक्टर है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो पहले ही पोल्यूटेंट सैटेलाइट डेटा पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो पता चल रहा था कि यहाँ स्मॉग शुरू होने वाली है। तो आइंदा आने वाले सालों के लिए गवर्नमेंट को जरूरी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बने, लेकिन फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते, क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते, तो आप एंटी स्मॉग गन्स के साथ ही आप काम चलाते हैं, मजीद कुछ नहीं किया थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा हमारे साथ मौजूद थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है लाहौर और उन तमाम एरियाज़ में, मुल्तान और बहुत सारे रीजन्स जहाँ पर ये स्मॉग का इशू हर साल फेस करते हैं वहाँ के रेजिडेंट जो हैं। इट्स वेरी अलार्मिंग। बच्चों की सेहत, बुज़ुर्गों की सेहत स्पेशली। फिर जहाँ जहाँ पर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, लेकिन एयर प्योरीफायर विद इन द हाउस है, आपके घर की चार दीवारी के अंदर है, बाहर भी निकलना है, काम पे भी जाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। इवन टुडे आई रेड दैट के हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने स्कूल्स की टाइमिंग भी चेंज कर दी, गालिबन 8:45 बजे ओपनिंग टाइम कर दिया स्कूल का। सो ये बहुत मेजर चैलेंज है। आई एम श्योर कि मरियम औरंगजेब साहिबा इसके ऊपर काम कर रही हैं। हालांकि उनकी टीवी के ऊपर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है जब से वो पंजाब में सीनियर मिनिस्टर बनी है, बट इस स्मॉग के इशू के ऊपर, माहौलियात के इशू के ऊपर वो टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आके लोगों को एजुकेट कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं। ऑब्वियसली इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही होगी, लेकिन आज ऑफ नाउ हालात वाक़यात बहुत अजीब व गरीब से हैं। और जस्ट दुआ भी किए और साथ ये भी किया करें कि जहाँ पे कोई प्लांटेशन पॉसिबल है प्लांट्स लगाइए, मिनिमम पोल्यूशन ऐड कीजिए, पुरानी गाड़ियाँ कम इस्तेमाल कीजिए, लोकल जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि 100 बंदा अगर बस में गया 50 बंदा सफ़र कर रहा है तो वही बस का धुआं उतना ही जो 50 लोगों ने अलग अलग से गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो धुआं कहाँ चला जाता है। एंड डॉक्टर साहब मैंने एक और चीज़ मेरे नॉलेज में भी ऐड की कि मुझे लगता था कि हमारी जो स्मॉग वाला प्रॉब्लम है इसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गालिबन हिंदुस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो उस तरफ फसलें जलाई जाती हैं और हवा के साथ वो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, तो डॉक्टर साहब सेड कि दैट्स अराउंड 20 to 30%। तो 70% प्रॉब्लम्स हमारे सेल्फ जनरेटेड हैं और इनके ऊपर काबू भी पाया जा सकता है, लेकिन हम सबको इकट्ठे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।